तो हाय गाइस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होगा अपना। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स। अब हमारा जो लिप्स है उसके ऊपर ही हमारी नोज है और उसमें ही एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स की स्टार्टिंग हो जाती है। इट लीड्स टू द नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। अब जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि मैंने नेज़ल पैसेज को ब्लू कलर से डिनोट किया है और ये लिप्स के ऊपर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स ओपन होके नेज़ल पैसेज में खुल रहा है। उसके बाद नेज़ल पैसेज द चैम्बर देन ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। उसके बाद नेज़ल पैसेज अपना खुल रहा है येलो कलर से फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स है क्या? हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में भी इसका पढ़ा था कि ये कॉमन ओपनिंग होती है फॉर द पासेज ऑफ फूड एंड एयर। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये अपना फेरिंग्स दिखाया गया है। ये वाला कॉमन पैसेज जिसको मैंने ब्लू कलर से मार्क किया ये अपना फेरिंग्स दिखाया गया। इसमें आपको दिख रहा होगा हमारी माउथ की ओपनिंग भी यहीं से आ रही है और अपनी नेजल ओपनिंग भी यहीं पे खुल रही है। तो एक कॉमन पॉइंट है जहाँ पे अपना अपनी फूड की ओपनिंग भी ओपन हो रही है और अपनी एयर वाली ओपनिंग भी यहीं पे ओपन हो रही है। सो इट इज अ कॉमन पैसेज। Now the pharynx opens through the larynx region into the trachea. अब larynx से होते हुए ये ट्रेकिया के अंदर चला जाता है pharynx। अब larynx region अपना वॉइस बॉक्स होता है और ये ट्रेकिया इसके फर्दर बाद में होता है। सो larynx इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि larynx एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है और इसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग swallowing glottis can be covered by thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx। अब इसमें दिक्कत क्या हो सकती है कि हमने पढ़ा फेरिंक्स से एक कॉमन ओपनिंग है फूड और एयर दोनों के लिए। अब ये बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि अपना जो फूड है वो अपनी विंड पाइप के अंदर चला जाए। अब उससे प्रॉब्लम क्या होगी? उससे प्रॉब्लम ये होगी कि हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे और अगर ब्रीदिंग नहीं होगी तो हम मर भी सकते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए अपना एक स्ट्रक्चर आता है एपिग्लॉटिस, जो कि ग्लॉटिस है। ग्लॉटिस क्या हुई? ग्लॉटिस ट्रेकिया की एक आप ऊपर वाली ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं और उसी ग्लॉटिस को हमने एक फ्लैप से कवर कर दिया, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप से एपिग्लॉटिस को कवर कर दिया। अब इससे क्या होगा कि हमारा फूड ईसोफेगस में जाएगा, ना कि ट्रेकिया में, जिससे प्रिवेंशन हो गई कि हम हमारी विंड पाइप ब्लॉक ना हो। तो एपिग्लॉटिस एक ऐसा स्ट्रक्चर है विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। उसके बाद ट्रेकिया की बात करते हैं। ट्रेकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि एक्सटेंड करती है मिड थोरैसिक कैविटी। अब जो भी मैंने इस पैराग्राफ में ऑरेंज लाइटर से मार्क किया हो गया है तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए मैंने उन्हें ऑरेंज से मार्क किया। सो जब भी ऑरेंज वाले से कोई मार्किंग आती है तो आप उसे ध्यान से देख सकते हैं। सो ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब जो कि एक्सटेंड करती है मिड थोरैसिक कैविटी तक। तो अपने मिड थोरैसिक कैविटी तक ट्रेकिया की एक्सटेंशन होगी और मिड और फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पर आके अपनी ट्रेकिया डिवाइड हो जाती है इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। अब इस में अगर आप देखो तो अपनी ट्रेकिया यहाँ तक येलो कलर से यहाँ तक फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे तक आई। उसके बाद ये डिवाइड होगी अपनी राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में, जिसे मैंने येलो कलर से डिनोट कर दिया। उसके बाद ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिविजन्स टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब इसका क्या होगा? जो हमारे ब्रोंकाई बने राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई वो फर्दर डिवाइड होते जाएंगे आगे जाके, जिससे हमें सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई ब्रोंकाई मिलेंगे। जैसे कि इस पिक्चर में आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा। ये जैसे आई अपनी ट्रेकिया अब डिवाइड हो गई राइट और अपने लेफ्ट ब्रोंकाई में। उसके बाद अपना जो ये ब्रोंकाई की एक राइट ब्रोंकाई की एक ब्रांच आई वो फर्दर डिवाइड हो गई अपने सेकेंडरी ब्रोंकाई में। यहाँ पे मेंशन भी किया गया है सेकेंडरी ब्रोंकाई में वो फिर से डिवाइड हो गई। अब सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो गए अपने टर्शियरी ब्रोंकाई में, जो कि हमें दिख रहा है।
और वो फर्दर डिवाइड हो जाएंगे अपने ब्रोंक्यूल्स। तो सिंपल सी बात है कि पहले ट्रेकिया है, ट्रेकिया की ब्रांचेस हुई, उसी उन्हीं ब्रांचेस की फर्दर ब्रांचेस हो गई, और एंड पे हमें ब्रोंक्यूल्स नाम के स्ट्रक्चर मिल गए फर्दर ब्रांचेस के बाद। उसके बाद बताया गया है कि जो हमारी ये ट्रेकिया है वो मतलब कौन कौन से पोर्शन में अपने कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है, और इन कार्टिलेजिनस रिंग का फंक्शन भी मैं आपको बताऊंगा। तो द ट्रेकिया मतलब अपनी ट्रेकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपना ट्रेकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई, और ये इंपॉर्टेंट है कि इनिशियल ब्रोंक्यूल्स इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। अब इन रिंग्स का मतलब फंक्शन क्या है? इन रिंग्स का फंक्शन है कि हमारा ट्रेकिया कोलैप्स ना हो, जब उसमें एयर नहीं है तो वो कोलैप्स ना हो। तो ये इसका मेन फंक्शन है, क्योंकि अगर कोलैप्स हो गया तो हम फिर से सांस नहीं ले पाएंगे। अब ये इनकम्प्लीट क्यों, मतलब ये पूरी रिंग्स ऐसे भी तो हो सकती थी, लेकिन ये इनकम्प्लीट रिंग्स क्यों है? तो इसका रीजन आपको इस डायग्राम में दिखेगा। जैसे आपको दिख रहा होगा, ये रही अपनी सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। तो आपको दिख रहा होगा ये पूरी रिंग नहीं है, ये इनकम्प्लीट है, तो ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर है। अब ये इनकम्प्लीट इसीलिए है क्योंकि अपना जो ट्रीक है उसके पीछे ही अपनी ईसोफेगस प्रेजेंट है। और अगर अपनी जो ये ट्रेकिया ये पूरी रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होती, तो अपना अगर ईसोफेगस से फूड पास हो रहा है तो ऐसा होता कि हमारा ट्रेकिया में मतलब थोड़ा अगर हमारी ईसोफेगस थोड़ी सी भी स्ट्रेच हो जाए तो उस पर ट्रेकिया पे असर पड़ता, क्योंकि वो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स से कवर्ड है। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए ये पूरी कार्टिलेजिनस रिंग नहीं है, ताकि अपनी जो ट्रेकिया वो थोड़ी सी एक्सपैंड हो सके, क्योंकि ईसोफेगस से पीछे से फूड जा रहा है। तो यही कारण है कि अपनी ट्रेकिया पूरी कवर्ड नहीं होती कार्टिलेजिनस रिंग से, इट इज इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। उसके बाद ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वियोलाई। अब हमने पढ़ा था कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक आए हैं हम। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड हो गए इनटू वेरी थिन होना इनका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एल्वियोलाई ही वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और अगर हमारा एल्वियोलाई बहुत मोटा हो गया तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में दिक्कत आ सकती है। इरेगुलर वॉल्ड है, वैस्कुलराइज तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ब्लड ही नहीं होगा, वैस्कुलराइज मतलब ब्लड का कनेक्शन ही नहीं होगा, तो अपने ऑक्सीजन कैसे एक्सचेंज होगी? कॉल्ड द एल्वियोलाई। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई comprise the lungs. Now we have two lungs which are covered by double layered pleura. अब तक हमने किन किन क्वेश्चंस का आंसर कर लिया? हमने आंसर कर लिया कि हमारी वाई इनकम्प्लीट रिंग्स आर देयर। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, हाउ मेनी लेयर्स आर ऑफ प्लूरा आर देयर? तो अपना जो लंग्स है उन वो कवर्ड होते हैं डबल लेयर ऑफ प्लूरा से। मान लो एक लेयर ऐसी हुई और एक लेयर ऐसी हुई, तो ऐसे दो लेयर्स होंगी जिनके बीच में अपना प्लूरल फ्लूइड होगा। अब क्वेश्चन आता है कि प्लूरल फ्लूइड का क्या फंक्शन है? तो प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सर्फेस। जैसे कि ये दोनों सर्फेसेस है, अगर इनके बीच में एक फ्लूइड भर दिया तो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कम होगी। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, अब एक अपनी आउटर साइड पे होगी, द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक कैविटी। अब अगर आउटर साइड पे तो कॉमन सेंस है कि वो थोरैसिक कैविटी के टच में रहेगी। उसके बाद इनर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन हमारी लंग की सरफेस के साथ कनेक्शन में रहेगी, तो ये तो कॉमन सेंस है। उसके बाद द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। अब अपने लंग्स में हमने दो पार्ट्स कर लिए, एक होता है कंडक्टिंग पार्ट, दूसरा होता है अपना रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। अब कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन क्या है? कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन है कि ये ट्रांसपोर्ट एक तरह के ट्रांसपोर्टर की तरह एक्ट करेगा, और ये अपनी जो हमने एयर को इनहेल की है ये लंग्स तक पहुंचाएगा। मतलब इसका अपने गैसेस के एक्सचेंज से कोई भी मतलब नहीं है। और अपनी गैसेस एक्सचेंज कैसे होंगी? अपनी गैसेस एक्सचेंज होगी रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट, जिस जो है अपना एल्वियोलाई।
मतलब एल्वियोलाई वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे अपनी गैसेस एक्सचेंज होंगी। Now the conducting part transports the atmospheric air to the alveoli, clears it from now conducting part के functions. It clears it from the foreign particles. मतलब अगर कोई कुछ और सब्सटेंस हमने एयर के साथ इनहेल कर लिया तो उसको क्लियर करने का काम करता है। ये एयर को ह्यूमिडिफाई कर देता है एंड ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर और एयर को अपने बॉडी टेम्परेचर में भी ले आता है। एक्सचेंज पार्ट का फंक्शन है कि इट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 and CO2 between the blood and the atmospheric air. ना हमने दो पार्ट्स भी पढ़ लिए, एक था कंडक्टिंग, एक था रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन था कि ये गैसेस को लेकर जाएगा अपनी एल्वियोलाई तक। एल्वियोलाई वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे अपनी O2 और CO2 की डिफ्यूजन हो जाएगी। Now the lungs are situated in the thoracic chamber which is anatomically an airtight chamber. The thoracic chamber is formed. अब क्वेश्चन में हमसे एक और क्वेश्चन क्या आएगा कि अपना जो थोरैसिक चैम्बर है उसके डॉर्सल, लेटरल, वेंट्रल, लोअर कवरिंग्स क्या, मतलब अपने थोरैसिक चैम्बर के डॉर्सल साइड में कौन सा स्ट्रक्चर है, लेटरल साइड में कौन सा स्ट्रक्चर है, वेंट्रल साइड पे कौन सा स्ट्रक्चर है और लोअर साइड पे कौन सा स्ट्रक्चर है। अब अगर हम देखें तो डॉर्सली मतलब पिछली साइड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, तो अपने थोरैसिक चैम्बर के बैक साइड पे अपना वर्टिब्रल कॉलम है। इस आपको दिख रहा होगा कि जो ये वर्टिब्रल कॉलम है ये अपनी पिछली साइड में है। उसके बाद आता है अपना वेंट्रल। वेंट्रल मतलब फ्रंट पोर्शन पे अपनी स्टर्नम, ये है अपनी स्टर्नम, तो अपने फ्रंट पोर्शन पे अपनी स्टर्नम से कवर्ड है। उसके बाद अपने आता है लेटरल पोर्शन, तो लेटरल पोर्शन को अपना ये वाला पोर्शन, यहाँ पे ये रिब्स से कनेक्टेड है, ये रिब्स लेटरली अपने थोरैसिक चैम्बर को कवर करते हैं। उसके बाद आता है लोअर साइड। लोअर साइड अपना डायफ्राम से ये बाउंड होता है, डोम शेप डायफ्राम। Now, the anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of thoracic cavity will reflect in the lung या pulmonary cavity. अब अपना सेटअप ही कुछ ऐसा है कि अगर कोई भी चेंज हमारा थोरैसिक कैविटी में आता है तो उसका इफेक्ट हमें अपने लंग्स की कैविटी पे भी दिखेगा। क्योंकि मान लो अगर अपने थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया तो अपने लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। यही इस लाइन में वो हमें कहना चाह रहा है और यही अरेंजमेंट है एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। नाउ रेस्पिरेटरी, हमें कुछ रेस्पिरेशन के स्टेप्स बताए गए हैं कि अपनी एयर की डिफ्यूजन होती कैसे। नाउ ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out. अब जैसे हम सांस ले रहे हैं, सांस में हम O2 को अंदर वाली साइड लेते हैं और CO2 को आउटसाइड, मतलब O2 is inhaled and CO2 is exhaled. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। अब जो O2 हमने इनहेल की है वो एल्वियोलाई वाले स्ट्रक्चर में जाती है जहाँ पे वो ब्लड के साथ एक्सचेंज हो जाती है और O2 अपना ब्लड में चला जाता है और ब्लड ही अपना पूरी बॉडी में अपना ट्रांसफर होता है जिसके कारण अपने पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिल पाती है। यही है ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस बाय द ब्लड। फोर्थ है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। अब एक डिफ्यूजन हुई थी अपनी एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे, दूसरी डिफ्यूजन हुई अपनी ब्लड्स एंड टिश्यू में, क्योंकि ब्लड में अपना ऑक्सीजन है और वो ऑक्सीजन चाहिए अपने टिश्यूज, तो जो ऑक्सीजन अपने ब्लड में है उसे डिफ्यूज होना पड़ेगा ताकि वो टिश्यूज में जा सके। उसके बाद लास्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स। अब जो O2 टिश्यूज ने ली उसे वो यूटिलाइज करेंगे और उसी यूटिलाइजेशन के बाद हमें रिजल्टेंट CO2 मिलेगी जिसको हमें फर्दर रिलीज करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देख लिया है। इसके अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि हमारे ब्रीदिंग में क्या क्या स्टेप्स आते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है।